हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, राजनीति विज्ञान का, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। और चैप्टर कौन सा आपका 4 है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आपका, इससे पहले एक पार्ट इसका अपलोड हो गया, तो उसको जाकर देख लें। तो ये पार्ट क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जो 3 पार्ट पहले हैं वो कवर कर दिए हैं मैंने पहले ही जाके, तो उसको भी जाकर देख लेना। तो और इकोनॉमिक्स वाली भी डाल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। एक वीडियो बना ली थी लेकिन उसमें थोड़ा सा पता नहीं कुछ दिक्कत आ गया, अपलोड नहीं हो रहा है, तो दोबारा से मैं उसको रिकॉर्ड करके दोबारा से बनाऊँगा। खैर, फिर आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या देखना है हमें। यूएनओ के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, जो हमने स्टार्ट कर दिया था पहले। उसके बाद शीत युद्ध के बाद यूएन में क्या सुधार हुए, शीत युद्ध के बाद बदलाव क्या है, फिर प्रक्रिया और ढांचे में सुधार, फिर जो बदलाव आएंगे उसको एक एक करके समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएनओ के बारे में सामान्य जानकारी। और इससे पहले मैंने बता दूं कि इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने बताया था शांति को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध वगैरह कम हो, सामान्य चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। थोड़ा सा यूएनओ के बारे में हमने जाना था, ठीक है ना। तो और पहले भी मैंने बताया लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ यूएनओ के बारे में सामान्य जानकारी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी, तो एक संगठन मैंने बताया था, कौन सा था, लीग ऑफ नेशंस, 1920। तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना था, ताकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दोबारा से ना हो सके। लेकिन आप जानते हैं 1939 से 1945 में क्या हो जाता है, यानी 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो ये संगठन क्या हो जाता है, ये संगठन असफल हो जाता है। तो ये संगठन असफल हो जाता है, तो इसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आता है, यूएनओ आता है, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको पेपर में शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको लिखना है पूरा संयुक्त राष्ट्र संगठन। स्थापना हो गया, किसके उत्तराधिकारी आया था, लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी आया था। और मैंने बताया था यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद में, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद जो है उसमें क्या है, 5 सदस्य हैं। कितने, 5 सदस्य क्या हैं, 5 सदस्य जो है परमानेंट है। परमानेंट मतलब स्थायी है। मैंने बताया था कौन कौन सा है, यूएस है, चाइना है, ठीक है ना, रूस है, ब्रिटेन है, ये मैंने पहले भी बता दिया लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कौन होगा, फ्रांस हो गया एक। तो ये पांचों क्या हैं, यूएन के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनको क्या है, वीटो का अधिकार है। आगे देखेंगे वीटो क्या होता है, क्या वीटो से हो सकता है। तो ये सामान्य जानकारी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने हो गए, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस के सुरक्षा परिषद में। कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो भी हम देखेंगे कितने होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था लेकिन फिर भी बता दिया है मैंने, ठीक है ना। और इन्हीं पांचों को क्यों चुना था, इनको परमानेंट सदस्यता क्यों दी गई, स्थायी सदस्यता क्यों दी गई। इनको स्थायी सदस्यता इसलिए दी गई थी क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय पे क्या थे, ये सारे जो देश थे वो क्या थे, विजेता थे। क्या थे, विजेता थे। और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी ये देश थे। तो कोई भी संगठन जब बनाना है तो उसमें क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो ये संगठन क्या थे, ताकतवर थे। तो ये संगठन जब ताकतवर थे इसलिए क्या किया गया, इनको यूएनओ की स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्या है, दी गई।
ये हो गया, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट ये ध्यान रखना। और इसका ध्यान रखना जैसे कि भारत में जो प्रमुख होता है वैसे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही क्या होता है यूएनओ में भी संगठन है, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासचिव। तो ध्यान रखना इसका जो प्रधानमंत्री होता है, हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। और वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रख रहे, नाम पूछ लेगा। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। 1 जनवरी 2017 से हैं ये, ठीक है ना। इसमें भी जो महासचिव का चुनाव होता है ना वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष का क्या होता है इसका कार्यकाल होता है, किसका, महासचिव का, यूएनओ का जो महासचिव होता है। तो 2017 में बने थे ये, और 2017 से 5 लगाओगे तो कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है ना। 17, 18, 19, 20, 21 हो गया। तो 21 के बाद दोबारा से 21-22 में दोबारा से चुने गए ये। तो वर्तमान में पूछे कि यूएनओ का महासचिव कौन है या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, ठीक है ना। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये ध्यान रखना। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, पहला भी ध्यान रखना, जो प्रथम थे वो कौन थे, ट्राइगवे ली। क्या नाम था, ट्राइगवे ली। तो एक लिस्ट बना होगा, आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें एक लिस्ट बना होगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है ना। एक बार उसको सरसरी नज़र में पढ़ लेना। तो ये दो तो जरूर ध्यान रखना कि एंटोनियो गुटेरस क्या है, वर्तमान में यूएनओ के क्या है, महासचिव है। और दूसरा क्या है कि ट्राइगवे ली क्या है, प्रथम महासचिव थे किसके, यूएनओ के। और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लेना। एंटोनियो गुटेरस जो थे पुर्तगाल के हैं, ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे 1995 से 2000। कब, 1995 से 2002 तक क्या है, पुर्तगाल के, जिसको पोर्तुगीज बोलते हैं, ठीक है ना। जानते ही होंगे पुर्तगाल के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। अब आपको ये पता होगा भारत पर जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कौन आए थे, पुर्तगाली भारत पर आए थे। अगर आपको ध्यान हो, अभी आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो वही पुर्तगाल है जो भारत पर क्या है, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया था, अपना उपनिवेश बनाया था। तो ये वहीं के हैं, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं, ठीक है ना। और 2005 से 15 तक क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिक्यूजीन। तो ये पदवी रह चुकी है। थोड़ी सी जानकारी अगर लिखने के लिए आ जाए एंटोनियो गुटेरस के बाद, वैसे पूछता कभी नहीं है, लेकिन फिर भी टिक मार्क वाले में आ जाओ ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एंटोनियो गुटेरस कौन से देश से हैं, तो पुर्तगाल से हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017 से दूसरी बार चुने गए हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिक्यूजिन थे। और प्रथम कौन हो गए, ट्राइगवे ली। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने, हम थोड़ी सी बस जानकारी पढ़ रहे हैं, टिक मार्क में हो सकता है आपको काम आएगा, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। तो मैंने बताया यूएनओ जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है। यूएनओ क्या एक महत्वपूर्ण संगठन है, उसके अंदर भी कई सारे संगठन क्या है, उसकी एजेंसी के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। एजेंसी के तौर पर काम करने का मतलब क्या है, जैसे कि भारत है, तो भारत जो है, भारत का एक संविधान है या भारत का कोई संगठन है, कोई सा भी संगठन ले लीजिए, तो कोई जैसे संसद है भारत की, एक संगठन ही ले लीजिए, संस्था ही ले लीजिए, उसमें क्या कई सारे क्षेत्र हो जाते हैं। लेजिस्लेचर अपना काम करती है, मतलब विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। खैर न्यायपालिका तो अलग है। तो कोई भी संगठन होता है तो उसके विभिन्न क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई कोचिंग ही पढ़ाता है तो उसमें हिस्ट्री पढ़ाने वाले का डिपार्टमेंट अलग होगा, मैथ पढ़ाने वाले का एजेंसी अलग होगा। तो इसी तरीके से यूएनओ जो संगठन है उसके भी कई सारी क्या है, एजेंसियां हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती हैं, कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, और समझने का प्रयास करना। बहुत टाइम कम मिलता है और वीडियो बनाने में आपको पता ही है मेहनत भी लगता है और टाइम भी कम मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ तो इसको अच्छे से क्या करना, यूटिलाइज़ करके चलना। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो उसको भी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इनका फुल फॉर्म बस ध्यान रख लेना, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसी, जैसे यूएनओ लिख रखा है, क्या लिख रखा है, यूएनओ आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। WHO हो गया, क्या हो गया, WHO। इसका फुल फॉर्म मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लिखते हुए चलना है, मैं मिटाऊंगा इसको, क्योंकि WHO का क्या हो गया, WHO का हो गया वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके क्षेत्र में काम करेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगी। सुनते होगे ना, जब कोरोना महामारी आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया था, ये गाइडलाइन जारी करता था, उसको हु बोलते हैं। हु मतलब कौन नहीं, हु मतलब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। UNDP, UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको ध्यान रख लेना, कुछ राइटिंग ना भी समझ में आ रही हो तब भी बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होती है मतलब लोगों के विकास के लिए क्या करती है, काम करती है, गरीबी भुखमरी इन सब जगहों पर क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये क्या हो गया, UNHRC। UNHRC का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म देख लेना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ भी मानव अधिकार से रिलेटेड क्या होती है, बात होती है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। जैसे कि आपने अगर 11वीं की बुक पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा कि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या है, जेल में बंद कर दिया जाता है। उन 10 साल की जेल होती है, लेकिन उससे ज़्यादा भी क्या है, उनको जेल में रखा जाता है, देखा ही होगा। और कई सारे मूवियों में भी देखा होगा कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मारा पीटा है, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं किया जाता जिससे मानवीय गरिमा को क्या होता है, आहत पहुंचती है। तो बोलते हैं ना कि नहीं ज़्यादा कुछ करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। तो यही ह्यूमन राइट्स वाले जो मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना, इसको मिटा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। उसके बाद हो गया यूनिसेफ, बच्चों के लिए संगठन काम करता है। यूनिसेफ का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो बच्चों से रिलेटेड कहीं पे बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा हो, बच्चों का शोषण किया जा रहा हो, बच्चों का व्यापार किया जा रहा हो, तो वहाँ पर क्या इसको किया जाता है, क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हो गए, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी बच्चों से रिलेटेड बात होगी, उनका शोषण हो रहा है या फिर उनका व्यापार किया जा रहा है, गलत कामों में लगाया जा रहा है, तो ऐसे में कौन काम करती है, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसको लिखते चलना, साथ साथ में फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने सब लिख दिया और बता भी दिया है, अब लिख लेना इसको। फिर होता है यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेगा, ठीक है ना। यूनेस्को का मतलब होता है जो भी सामाजिक, अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है, जो भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, ये ऐतिहासिक रूप से क्या होता है, जिन स्मारकों का, ठीक है ना, स्थापत्यों का, ऐसी जगहों का जो इस इतिहास से क्या रखते हैं, उनका कुछ ना कुछ वास्ता होता है, जिनकी अपनी कुछ पहचान होती है। तो ऐसे मतलब इमारतों को क्या करता है, वो सेव करने का मतलब सुरक्षा करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। जैसे भारत का सुना होगा आपने, हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ा होगा तो कौन सा है, धौलावीरा है। कौन सा है, धौलावीरा जगह है, पता ही होगा, बताना कहाँ पे है, जो धौलावीरा जगह है। तो धौलावीरा जो जगह है उसको क्या किया गया, यूनेस्को ने अपने
यूनेस्को ने अपने अंदर शामिल कर लिया। अपने अंदर शामिल करने का मतलब है अब इसका जो भी खर्चा होगा रख रखाव का, तो ये सारा किस में जाएगा, यूनेस्को के अंदर जाएगा। तो इसकी क्या होगी, सुरक्षा। तो जो भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, कुछ भी होता है, तो उनकी रक्षा ये करता है, ठीक है ना। और लोगों के बारे में उनकी क्या है, एजुकेशनल शिक्षा, यानी शैक्षिक शिक्षा के बारे में बढ़ाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। ध्यान रखना, बस इतना ही काफ़ी है। तो ध्यान रखना, ये सारे संगठन हो गए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, सामान्य जानकारी हो गया किसके बारे में, यूएनओ के बारे में क्या हो गया, सामान्य जानकारी हो गया। अब शीत युद्ध के बाद यूएन में क्या सुधार किया जाए, तो आप जानते हैं कि यूएन कब बना था, यूएन बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। लेकिन फिर क्या होता आपको पता है, 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है, यानी जो सोवियत संघ होता है उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें यूएन में सुधार का मामला चल रहा होता है कि यूएन में क्या होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज़ में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो उसी हिसाब से संगठन में भी क्या होना चाहिए, संगठन मतलब उसके जो कार्य हैं, क्षेत्र है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होने का मतलब है, आपको पता है ये 5 ही परमानेंट सदस्य हैं इसमें। तो बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि इसमें और सदस्यों को क्या है, बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारे डिमांड रखे गए थे, ठीक है ना। और भी जो क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है उन्हें भी इसमें क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। आइए एक एक करके देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध आपको पता ही है 1945 से 1991 तक चला था। उसके बाद क्या, यूएन में क्या सुधार की बात की गई। पहला क्या है, बनावट एवं प्रक्रिया में, किसमें, बनावट एवं प्रक्रिया में। बनावट एवं प्रक्रिया में कहने का मतलब क्या है, बनावट एवं प्रक्रिया में कहने का मतलब है, लोगों का मानना है कि सुरक्षा परिषद जब से बना है तब से क्या है, उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या ज़्यादा बढ़े ही नहीं है, ठीक है ना। और 5 ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे और होने चाहिए। तो लोग कह रहे हैं नहीं, इसमें क्या है, और बढ़ना चाहिए। लोग का मतलब क्या है, देश कहेंगे ना, भैया तुम ही बढ़े जा रहे हो, हमें भी तो डालो, हमारा भी तो नंबर आने दो। तो इसलिए चक्कर ये बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि किया जाए, ताकि ये राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी करता हो। राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी करने का मतलब ये क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बोलता है कि ये राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। क्यों, क्योंकि कुछ ही सदस्यों का क्या रहता है, इसमें दबदबा रहता है, पश्चिमी मुल्कों का, कुछ यूरोपीय देशों का, यही 5-6 जो देश हैं इनका क्या रहता है, इसमें दबदबा रहता है। बाकी क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं उसके नीचे। किसके नीचे, यूएन के नीचे दब जाते हैं, ठीक है ना। तो देखना, यूएन कभी भी भारत में बात चल रही होगी तो भारत में टिप्पणियाँ कर देगा कश्मीर पे, लेकिन अमेरिका की बात चल रही होगी तो वहाँ कभी टिप्पणी नहीं करेगा। अभी रूस कहाँ पे आक्रमण कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा है, तो वहाँ पे कभी भी यूएन आपको बोलता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यही बोलता है कि बनावट एवं प्रक्रिया, यानी सुरक्षा परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करो, जिससे क्या होगा, राजनीतिक वास्तविकताओं की क्या हो सके, नुमाइंदगी हो सके। ऐसे लिख के फिर ए लिख देना, आप नीचे लिखना, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आप ए फिर बी लिखना। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए। तो जब इनको देखोगे ना, जब इनके मैप को जब इनको समझोगे, तो इसमें क्या है, एशिया से कोई भी देश नहीं है। एशिया से है तो सही, एक चाइना है सिर्फ, ठीक है ना। कौन है, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको पता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है ना। और केवल एशिया से क्या है, एक ही देश है, चाइना। और अफ्रीका से तो एक भी देश नहीं है, ठीक है ना। अफ्रीका से एक भी देश नहीं है। तो एक बार मैप देखना, ठीक है ना। वर्ल्ड का जब कभी मैप देखोगे ना तो उसमें समझ आएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड का कभी मैप देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। खैर इसमें तो अभी इतने छोटे जगह में तो बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो देखना, यूएस कहाँ हो गया, पश्चिमी मुल्क। रूस भी कहाँ हो गया, यूरोप का हो गया। ब्रिटेन भी यूरोप का, फ्रांस भी यूरोप का, ठीक है ना। वैसे रूस एशिया और यूरोप में ज़्यादा, दोनों में आता है, ध्यान रखना। रूस हो गया और टर्की हो गया। तो इसमें बोला जाता है एशिया से कोई है तो, लेकिन केवल चाइना। अफ्रीका से कोई भी नहीं है,
लैटिन अमेरिका से कोई भी नहीं है। लैटिन अमेरिका का मतलब हो गया दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, गरीब देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के, तो उसको क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका बोला जाता है। तो लैटिन अमेरिका के देश भी नहीं है, तो इन्हें भी क्या है, सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या रखना, ध्यान रखना। पहला क्या होगा, बनावट एवं प्रक्रिया में सुधार। दूसरा है न्यायाधिकारों की समीक्षा करना। क्या है, न्यायाधिकारों की समीक्षा करना। न्यायाधिकारों की समीक्षा करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में गए, स्कूल में आपको मॉनिटर बना दिया जाता है। क्या होता है, मॉनिटर बना दिया गया। तो मॉनिटर का मतलब क्या होता है, मॉनिटर का मतलब होगा देख रेख करेगा। देख रेख करेगा, देख रेख करने का मतलब कौन क्लास में आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है ना, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन आपने अपना क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया। आपने क्या किया, उनके पापा मम्मी को फ़ोन कर दिया कि हेलो ये तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, XYZ जो भी इसका नाम है, ठीक है ना। तो क्या आपने एज अ मॉनिटर क्या आपने क्षेत्राधिकार को क्या कर दिया है, ज़्यादा क्षेत्राधिकार से, मतलब क्षेत्राधिकार जितना है सीमित है, उससे ज़्यादा क्या कर दिया आपने, काम कर लिया। तो वही रहता शीत युद्ध में भी क्या, मतलब यूनाइटेड नेशंस में भी क्या रहता है, उसके न्यायाधिकारों की समीक्षा करना। समीक्षा करने का मतलब है, पहले ये बोला जाता है कि UN बना क्यों था। UN इसलिए बना था ताकि युद्ध ना हो सके, ठीक है ना, और UN शांति को बढ़ावा दे सके। तो ऐसे ऐसे कामों को इसको करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कामों को करना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका कुछ नीतियाँ बना रहा है तो उसमें सपोर्ट कर रहा है, रूस कोई नीतियाँ बना रहा है तो उसमें सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, न्यायाधिकारों की क्या होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फिर है बजट और प्रशासन में सुधार। क्या है, बजट और प्रशासन में सुधार। मैंने पार्टी वाला एग्जाम्पल आपको दिया ही था। पार्टी करना है तो पार्टी करना है तो हर व्यक्ति चाहेगा कि क्या करे, शेयर बराबर बराबर डले। कोई होगा किसी दोस्त पे पैसा नहीं होगा तो वो कहेगा भाई मैं कम डालूंगा। लेकिन होते हैं ना कुछ खच्चर किस्म के कहने का मतलब क्या है कि कुछ होते हैं जिन पे होगा फिर भी वो खर्चा नहीं करेंगे। देखना है, ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन पे पैसा होगा फिर भी वो क्या है, अपना खर्चा नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर मैं 100 रुपये कर रहा हूँ तो तू भी क्या कर, 100 रुपये कर। तो ऐसा ही क्या है, बजट और प्रशासन में सुधार का मतलब क्या है, जो मतलब अल्पविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो अल्पविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो क्या चाहते हैं, तो अल्पविकसित या जो विकासशील देश हैं वो क्या चाहते हैं कि जो मतलब ज़्यादा ताकतवर है वो ज़्यादा योगदान करे। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश क्या चाहते हैं, नहीं, हर देश क्या अपना बराबर का उसमें क्या डाले, शेयर डाले, बराबर की हिस्सेदारी डाले। तो ये भी बात किया जाता है क्योंकि इनके पक्ष में होता है। ये बोलता हम ही पैसा क्यों भरें, ठीक है ना। और फिर क्या, शांति को बढ़ावा देना। ऐसा ही माना जाता है कि इसमें क्या देना चाहिए, जिस काम के लिए बना है UN उसको क्या करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना, किसको बढ़ावा दे, शांति को बढ़ावा दे। विकास एवं मानवीय भलाई के काम करें। विकास एवं मानवीय भलाई के काम का मतलब क्या, ठीक है, UNO की स्थापना इसलिए हुई है ताकि क्या हो सके, शांति को बढ़ावा मिल सके। और शांति को बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब तक सामाजिक आर्थिक रूप से लोग समाज में विकसित नहीं होंगे तब तक क्या है, आर्थिक विकास होगा नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा, लोगों में शिक्षा बढ़ाए, शिक्षा की जब जागरूकता होगी, लोग शिक्षित होंगे तो क्या होंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। किस पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं ना, किसी भी देश के विकास के लिए क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है और दूसरा स्वास्थ्य अच्छा है, उसको अच्छी शिक्षा दे दी जाए और ट्रेनिंग दे दी जाए, तो व्यक्ति क्या होगा, अपने देश के लिए और अच्छे से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। मानवाधिकार, इसको मानवाधिकार का मतलब क्या है, जो भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम करके, जो महिलाओं का शोषण होता है, ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो भी मतलब एक मानव होने के नाते जो उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो उन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक न्याय, ये बहुत बड़ी टर्म है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्या है सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का मतलब होता है सोशल जस्टिस। क्या होता है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा सोशल जस्टिस का मतलब ये है, सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो समाज में जब, तो थोड़ा सा आउटसाइड अगर नॉइस आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, ठीक है ना।
क्योंकि नॉइस आ जाती है, आपको पता ही है, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। बार बार वीडियो में कट लग जाता है तो सही भी नहीं लगता। खैर मैं ये समझा रहा था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है, सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है, समाज में क्या होता है, कुछ लोग क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सोशल जस्टिस मतलब समाज में जो व्यक्ति पिछड़ गए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ गए, तो उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इन सब चीज़ों पे काम कर सकती है कौन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आया है, यानी सतत विकास लक्ष्य आए हैं, तो उसके माध्यम से इनको क्या है, प्रयास करने का, इनको प्राप्त करने का क्या है, प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, यूएन में कैसे सुधार होना चाहिए, इसकी बनावट एवं प्रक्रिया में सुधार, यानी स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को क्या है, शामिल किया जाना चाहिए। न्यायाधिकार की समीक्षा होनी चाहिए। बजट और प्रशासन में सुधार होना चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं सभी योगदान करें। शांति को बढ़ावा दे, विकास और मानवीय भलाई के क्या करे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन काम करे। तो ये ध्यान रखना। फिर इसी के बाद थोड़ा सा पोर्शन इसका यहाँ पे आ जाता है कि शीत युद्ध के बाद क्या बदलाव है। शीत युद्ध का मतलब जो कोल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव है। तो आप जानते हैं जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत संघ का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब है सोवियत संघ का क्या हो गया, बिखर गया। बिखरने का मतलब क्या, सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। तो इसको ध्यान रखना, सोवियत संघ का पतन हो गया तो पूरे वर्ल्ड पे किसका हेजेमनी हो गया, पूरे वर्ल्ड पे किसका हेजेमनी हो गया, अमेरिका का। हेजेमनी का मतलब होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का कोई एक ही केंद्र हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेजेमनी बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो अमेरिका जो क्या हो गया, अब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि रूस और अमेरिका, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं भी पूछ लेगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आया या उसका क्या परिणाम आया, तो उसमें भी लिख सकते हैं आप कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, रूस और अमेरिका का संबंध क्या हो गया, सहयोगात्मक। आप जानते हैं शीत युद्ध के समय एक यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका था, दोनों में आपस में बनती नहीं थी। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो रूस और अमेरिका के संबंध भी कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, सहयोगात्मक हुए हैं। ये अलग बात है कि वर्तमान में उतने बेहतरीन चल नहीं रहे हैं यूक्रेन संकट के कारण, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, चीन और भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से क्या है, बढ़ रही है। पहले क्या था, पहले दो ही थे, दो का मतलब वो एक हो गया कौन, एक कौन हो गया, एक हो गया सोवियत संघ और दूसरा कौन हो गया, अमेरिका हो गया। तो यही लोग तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन 1990 के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन और भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है तेजी से बढ़ती जाएगी। और आप जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है कौन से नंबर पर आ गई है, विश्व में 5वें नंबर पर क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था आ गई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सेकंड नंबर पर किसकी अर्थव्यवस्था है, चाइना की, यानी अमेरिका के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में वो चाइना की है। और भारत की कौन सी है, 5वें नंबर की। तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला जो वर्ष होगा वो एशिया का वर्ष होगा। एशिया का वर्ष कहने का मतलब क्या है कि चाइना और भारत जैसे देश क्या हैं अब वर्ल्ड को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं, ये कह सकते हैं उसमें क्या उनके आर्थिक योगदान क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस इतना ही ध्यान रखना। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से क्या है, आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है ना, कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है लेकिन एकदम से हो जाता है। जैसे कि आप कहीं गए, आपको उम्मीद नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा लेकिन हो जाता है। तो ऐसे ही क्या एशिया की जो अर्थव्यवस्था है लग रहा था कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं, ये गरीब है, कुचले हुए लोग हैं एशिया के, इनके बस का ही नहीं है कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय के साथ अब क्या एकदम से अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो अर्थव्यवस्था क्या एशिया की बढ़ रही है। और फिर क्या, अनेक देश यूएन में शामिल हो गए। अनेक देश यूएन में शामिल, यूएन आप पूरा लिखेंगे, आप यूएन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में क्या हो गए, शामिल हो गए। आपको पता है जब संयुक्त राष्ट्र संगठन बना था तो उसमें कितने देश थे, 51 देश थे। कितने देश थे, 51 देश थे, मैंने बताया था। तो 51 देश थे। लेकिन क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, जो सोवियत संघ के बहुत सारे देश होते हैं, जो पूर्वी यूरोप के देश होते हैं, वो किस में शामिल हो जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे जो देश हैं, वर्तमान में कितने देश हो गए, 193। तो कोई पूछे यूएन में अभी कितने देश हैं, तो 193। तो शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, यूएन में कई सारे सदस्य जो हैं शामिल होते चले गए।
उसके बाद क्या है, विश्व के समक्ष कुछ नई चुनौतियाँ। विश्व के समक्ष कुछ नई चुनौतियों का मतलब क्या है, जैसे ये वाला आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं लिखते हुए चलता हूँ। जनसंहार क्या है, जनसंहार। जनसंहार का मतलब क्या होता है, जनसंहार का मतलब होता है कि जब एक बहुत बड़े स्तर पर किसी समुदाय का, किसी कम्युनिटी का, किसी जाति वर्ग का, किसी धर्म का क्या कर दिया जाता है, कत्लेआम कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलता है, जनसंहार बोलते हैं। जैसे कि आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा, एक सरदार उधम सिंह करके सीरीज आई है, अगर वो आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसमें किस तरीके से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जनरल डायर आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, जनसंहार सुना भी होगा। नरसंहार, जनसंहार, जो हिंदू धर्म में जो काली माता है, वो काली माता भी बोला नहीं जाता, काली माँ आएगी गला काट के ले जाएगी, सबका नरसंहार कर देगी, जनसंहार कर देगी, मतलब जितने भी खराब लोग हैं उनको क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जनसंहार का मतलब कि यहाँ पे जनसंहार का मतलब है कि जब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। फिर है गृह युद्ध। गृह युद्ध आप जानते ही हैं, चलता ही रहता है कि जब देश में ही क्या हो जाती है, आपस में क्या होता है, लड़ाई होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। परमाणुक हथियार क्या है, परमाणुक हथियार। परमाणुक हथियार कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आज विश्व में समक्ष ये भी एक नई चुनौती उभर कर आ गया। पहले तो लोग किससे लड़ते थे, डंडों से लड़ लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा बंदूक होती थी, ठीक है ना, और उससे भी प्राचीन समय में जाओगे तो लोग तीर वगैरह से लड़ते थे। लेकिन वर्तमान जो समय है ना, परमाणुक हथियारों का है, यानी लोगों पे इतने एटम बम हो गए हैं। आप जानते ही हैं, जापान पर अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या है, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम के क्या है, 2 परमाणु बम गिराए थे। वर्तमान में तो कई देशों के पास क्या परमाणु बम हो गया है, तो एक भी परमाणु बम या हाइड्रोजन बम अगर छोड़ दिया जाए तो इससे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी क्या हो सकती है, तबाह हो सकती है। और परमाणु बम से भी जो ज़्यादा खतरनाक बम होता है उसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन बम छोड़ दिया जाए ना तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और परमाणु बम का मतलब ये है कि कम से कम 4-5 गिराएगा, और ये बम जब गिरेगा तो केवल वही देश नष्ट नहीं होगा। मान लो कि भारत पर कोई किसी ने क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया, तो भारत अकेले थोड़ी मरेगा, साथ में जो आजू बाजू होंगे उसमें भी क्या होगी, दिक्कत आएगी। पाकिस्तान भी निपट लेगा अपना, श्रीलंका वैसे ही निपटा हुआ है पानी के सहारे, वो भी निपट लेगा, नेपाल वो भी धीरे धीरे क्या है चले जाएगा, तो ऐसे म्यांमार भी निकल लेगा। तो आजू बाजू के जो क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना इसमें। खैर मैं साइंस में नहीं जाऊँगा, बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जातीय संघर्ष, आप जानते हैं श्रीलंका वगैरह में क्या चल रहा है, सीली और तमिल समुदाय में क्या चल रहा है, लड़ाई चलता है, तो जातीय संघर्ष चलता है। पर्यावरण का मुद्दा आप जानते ही हैं, पर्यावरण कितना ज़्यादा खराब होते जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आतंकवाद का मुद्दा हो गया। तो ये सारे क्या है, विश्व के सामने क्या है, नई चुनौतियाँ होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी हमने चीज़ें देखी। अब ये जो हमने चीज़ें देखी है ना, 1-2 मतलब ये इन चीज़ों को क्या करेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ने का क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्वेश्चन बनेगा, यूएन के प्रक्रिया और ढांचे में सुधार से आप क्या समझते हैं। तो यूएन के प्रक्रिया और ढांचे में सुधार का मतलब ये है कि ज़्यादा से उस यूएन पे हमेशा से आरोप लगाया जाता है कि यूएन जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, यानी कुछ देशों का ही क्या रहता है, उसमें प्रभुत्व रहता है। जैसे कि देखते होंगे ना, बहुत सारी भारत में पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी पार्टियां होंगी, तो उसमें 2-4 लोगों को क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन है, कहने के लिए तो पूरे विश्व की पार्टी, विश्व के देश शामिल है उसमें, लेकिन कुछ ऐसे आरोप लगाया जाता है कि इस पर कुछ ही देश का क्या होता है, दबदबा रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो 1992 में क्या हुआ, इसमें सुधार के लिए क्या हुआ, यूएन की आम सभा में, यूएन के भी 6-7 वो हैं स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, लेकिन एक बार कभी दिखाऊंगा, मौका मिलेगा तो, ठीक है ना। तो 1992 में यूएन की आम सभा में क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है, और इसमें बताया, आरोप लगता है कि सुरक्षा परिषद में जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। दूसरा ये लगा कि इसके फैसलों पर क्या रहता है, पश्चिमी मुल्कों का क्या रहती है, छाप रहती है, पहले ही बता दिया मैंने। और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो तीनों वही है, घुमा फिरा के बातें क्या है वही कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें भी घुमा फिरा के करनी है, क्योंकि सीधा सीधा लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये आरोप लगता है।
तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यूएन में सुधार के लिए कुछ मानदंड तय किए गए। और ये सबसे ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना, और ये पेपर में पूछता ही है कि यूएन में सुधार के लिए कौन से मानदंड सुझाए गए। मानदंड सुझाने का मतलब क्या है कि कौन कौन से उसमें क्या है क्राइटेरिया बनाए। क्राइटेरिया बनाने का मतलब क्या, जैसे आप कहीं पे एडमिशन के लिए जाएंगे कॉलेज में, तो वहाँ पे बताएंगे 12वीं पास होना चाहिए, ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो वाला सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से। तो इसी तरीके से कुछ क्या मानदंड, कुछ नियम सुझाए गए कि कौन कौन यूएन में सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। इसमें कौन हो गए, स्थायी और अस्थायी दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चल भी नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, चलाना ही पड़ेगा। स्थायी और अस्थायी अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या मानदंड है। पहला क्या है, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत, यानी आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, मान लो कि यूएन है, यूएन में कोई सदस्य चला गया, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और किसी देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि वहाँ पर क्या हेल्प करने की या पैसे देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब उस पर खुद ही पैसा नहीं होगा तो वो दूसरे की हेल्प क्या करेगा, सामने वाला। तो इसलिए ऐसा माना गया कि जो भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी या अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो, तो क्या होनी चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे क्या कर सके, वो लोगों की या उस देश की क्या कर सके, हेल्प कर सके। और ख़ुद पे पैसा है नहीं और दूसरे की हेल्प, तो ऐसे देश शामिल नहीं होंगे। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत होने का मतलब क्या है, बड़ी सैन्य ताकत होने का मतलब है कि उसकी मिलिट्री पावर अच्छी होनी चाहिए, नेवी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हथियार वगैरह अच्छे होने चाहिए, उस पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमला कर दिया और हम क्या है, सरेंडर कर दिया, आओ हमें मार लो भैया तो ऐसा नहीं, आए सामने वाला या सामने ज़रूरत पड़ जाए, तो ज़रूरत पड़ जाए तो सामने क्या है, मिलिट्री को हेल्प करने भेज दें। जैसे भारत है, भारत जो है यूनाइटेड नेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्स है, शांति फोर्स है, उसमें क्या अपने लोगों को क्या भेजने का प्रयत्न करता है। और हम देखेंगे सारी जो खूबी है भारत के अंदर है, इसलिए भारत क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता की डिमांड करता है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गई, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। और यूएन के बजट में योगदान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यूएन के बजट में योगदान ज़्यादा होना चाहिए। यूएन के बजट में योगदान ज़्यादा का मतलब क्या, आप कह रहे हो सुधार करो, सुधार करो, सुधार कैसे होगा, आप खाली फालतू का बकवास कर रहे हो। बकवास करने का मतलब ये है, फालतू का बोल रहे हो, सुधार होना चाहिए। और सुधार की जब बात आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको योगदान करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आप तब तो बोल के निकल गए, कोई भी ज़रूरत हो तो हम आ जाएंगे, लेकिन जब यूएन में जब योगदान की बारी आए तो जब आप पीछे हट जाओगे तो उसमें सुधार कैसे होगा, हो सकता है सुधार, कभी नहीं होगा। तो ऐसा माना गया जो यूएन के बजट में है उसका योगदान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यूएन के बजट में योगदान ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा आउटसाइड नॉइस है, आपको पता ही है, वीडियो बनाने में एक तो पढ़ाना अलग चैलेंज हो जाता है, ऊपर से क्या है बाहर कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या कट भी लग जाता है वीडियो में, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन उसको इग्नोर करके चलना, पढ़ना होगा तो पढ़ ही लोगे, और नहीं पढ़ना होगा तो वैसे भी नहीं पढ़ोगे, इग्नोर करके ही चलोगे पूरा। तो आपके हाथ में। यूएन के बजट